मित्रों, तो आज हम चर्चा करेंगे प्रेमाश्री शाखा और उसके कवि ऐतिहासिक या कल्पित व्यक्तियों के साथ किसी राजकुमारी श्रेष्ठ पुत्री गणिका या अप्सरा की प्रेम कथा की परंपरा प्राचीन है। कालिदास ने मेघदूतम में उदयन कथा कोविद जनव का उल्लेख किया है। 16वीं सदी के बनारसी दास ने अर्ध कथानक में लिखा है कि ये मधुमालती सिरगावत पढ़ते थे। ये शुभ ही नहीं, शुद्ध लौकिक प्रेम काव्य थे। एक की कहानी को आधार बनाकर मध्यकाल में अनेक रचनाकारों ने काव्य लिखे हैं। अनेक सूफी कवियों ने यह लिखा है कि अंत जिस कथा रही या पुनी हम खोली अर्थ सब कहा। इससे यही स्पष्ट होता है कि ये कथाएं पहले से प्रचलित थी। अनुमानतः जैन मतावलंबी रचनाकारों ने आदि काल में भविष्यत कहा जैसी रचनाएं की। वे भी लोक प्रचलित कथाओं पर आधारित है। जैसे सूफी कवियों ने उन्हें सूफी ढांचे में बांधा, वैसे जैन मतावलंबी कवियों ने उन्हें जैन धर्म के ढांचे में प्रस्तुत किया होगा। ऐसा ही राम कथा और कृष्ण कथा के साथ भी हुआ। लौकिक प्रेम कथाओं की परंपरा भी सूफी काव्य के समांतर चलती रही। ईश्वरदास ने सत्यवती कथा को इसी परंपरा में माना जाना चाहिए। कुशल लाभ का ढोला मारुला दूहा, जिसमें ढोला और मारवाड़ी की प्रेम कथा चित्रित है, प्रसिद्ध प्रेम आख्यानक कुशल लाभ की ही दूसरी रचना माधवानल कामकंदला की प्रेम कथा पर 1547 में आलम ने भी काव्य रचना की है। सारंग सदावृक्ष भी प्रेम कथा पर अनेक रचनाएं मिलती है। यह कथा गद्य में भी मिलती है। इसी प्रकार किसी अज्ञात कवि ने दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह के पुत्र कुतुबुद्दीन और साहिबा की प्रेम कथा पर कुतुब शतक की रचना की है। कहने का आशय यह है कि सूफी काव्य के साथ साथ शुद्ध लौकिक प्रेम आख्यानकों की परंपरा भी चलती रहे। सूफी कवियों ने इसी आख्यान परंपरा का उपयोग किया और उसे सूफी सिद्धांतों के ढांचे में सफाई से गढ़ा की कथा प्रतीकात्मक हो गई। प्रतीकात्मकता में दोहरापन होता है, वह प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों अर्थ देती है। सूफी परंपरा के पहले कवि मुल्ला दाऊद है। इनकी रचना का नाम चंदायन है। चंदायन का रचना काल 1379 है। बरिस 7 से कोई 81, तीन ही जाई कवि सरसो भासी। मुल्ला दाऊद रायबरेली जिले के डलमहू के थे। वही उन्होंने चंदायन की रचना की। यह काव्य बहुत ही लोकप्रिय और सम्मानित था। दिल्ली में मखदूम खेत तकीउद्दीन रब्बानी जन समाज के बीच इसका पाठ किया करते थे। चंदायन पूर्व भारत में प्रचलित लॉरिल, उसकी पत्नी मैना और उसकी विवाहित प्रेमिका चंदा की प्रेम कथा पर आधारित है। बीच बीच में चंदा को इस काव्य में भी पद्मावत की भांति अलौकिक सत्ता का प्रतीक बनाया गया है। चंदायन की भाषा परिष्कृत अवधि है, जिससे लगता है कि 14वीं सदी तक अवधि काव्य भाषा के रूप में परिष्कृत और प्रतिष्ठित हो चली थी। कुतुबन ने मीरगावत की रचना 909 हिजरी अर्थात 1503 से 4 तक थी। ये सोहरावर्दी पंथ के ज्ञात होते थे। पंडित रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ये जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित थे। मीरगावत में नायक मृगी रूपी नायिका पर मोहित हो गया और उनकी खोज में निकल पड़ा। अंत में शिकार खेलते समय सिंह के द्वारा मारा जाता। यह रचना अनेक कथाकार रूढ़ियों से युक्त उसकी कविता भाषा प्रवाहमयी है। मलिक मोहम्मद जायसी हिंदी में सूफी काव्य परंपरा के श्रेष्ठ कवि मलिक मोहम्मद जायसी है। ये अमेठी के निकट जायस के रहने वाले थे, इसीलिए इन्हें जायसी कहा गया। रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, जायसी अपने समय
के सिद्ध फकीरों में गिने जाते थे। अमेठी के राजघराने में इसका बहुत मान था। इसकी 3 रचनाएं उपलब्ध है, अखरावट, आखिरी कलाम और पद्मावत। कहते हैं कि एक नवोपलब्ध काव्य कहावत भी है, इन्हीं की रचना है, किंतु कहावत का पाठ प्रमाणिक नहीं लगता। अखरावट में देवनागरी वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सैद्धांतिक बातें कही गई है। आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है, कवि के यश का आधार है। पद्मावत इसकी रचना कवि ने 1520 के आसपास की थी। कुछ लोग 27 को 47 पर कर इसका रचनाकार 1547 मानने के पक्ष में है। पद्मावत प्रेम के पीर की व्यंजना करने वाले विशद प्रबंध काव्य है। यह 2 चौपाइयों में निबद्ध मसनवी शैली में लिखा गया है, जिसमें कवि ने अल्लाह, हजरत मोहम्मद, उसके 4 मित्रों साहेब वक्त, शेरशाह सूरी और समसामयिक गुरुओं और पीरों की वंदना की है। पद्मावत की काव्य भूमिका विशद और उदात्त है। कवि ने परंपरा में ही प्रकट कर दिया है कि जीवन और जगत को देखने वाले उसकी दृष्टि व्यापक और परस्पर विरोध को आंकने वाली है। कवि अल्लाह को इस विविधतामयी सृष्टि का वार्ताकर्ता कहते हैं। विविध प्राणियों, वस्तुओं और स्थितियों का परिगमन करता है, फिर उसमें परस्पर विरोध देखता है। जैसी वस्तुओं का परस्पर विरोध देखा देख ही रहे हैं, उसकी दृष्टि सामाजिक विषमता की ओर भी है। पद्मावत की कथा चित्तौड़ के शासक रत्नसेन और सिंघल द्वीप देश की राजकन्या पद्मिनी की प्रेम कहानी पर आधारित है। इसमें कवि ने कौशल पूर्वक कल्पना और ऐतिहासिकता का मिश्रण कर दिया है। इसमें अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ और आक्रमण है, विजय ऐतिहासिक घटना है। रत्नसेन अपनी विवाहिता पत्नी नागमती को छोड़कर पद्मिनी की खोज में योगी बनकर निकल पड़ता है। पद्मिनी से उसका विवाह होता है। राघव चेतन नामक पंडित पद्मिनी के रूप की प्रशंसा अलाउद्दीन से करता है। अलाउद्दीन छल से रत्नसेन को पकड़कर दिल्ली ले जाता है। गोरा बादल वीरता पूर्वक रत्नसेन को छुड़ा लेते हैं। बाद में रत्नसेन एक अन्य राजा देवपाल से लड़ाई में मारा जाता है। पद्मिनी और नागमती राजा के शव को लेकर सती हो जाती है। अलाउद्दीन जब चित्तौड़ पहुंचता है तो उसे उसकी राख मिलते हैं। जायसी ने इस प्रेम कथा को आधिकारिक और अनुशांसिक कथाओं के ताने बाने में बहुत जतन से बांधा है। पद्मावत आतंक मानुष प्रेम अर्थात मानवीय प्रेम की महिमा व्यंजित करता है। हीरामन सुख सुखी में कहता है, मानुष प्रेम भयहु बैकुंठी नाही ता कहीं छार भरी मुट्ठी। रचना के अंत में वह छार भरी मुट्ठी फिर आती है। अलाउद्दीन पद्मिनी के सती होने के बाद चित्तौड़ पहुंचता है तो वह राख ही मिलता है। कवि ने कौशल से यह मार्मिक व्यंजना की है कि जो पद्मिनी रत्नसेन के लिए पारस रूप है, वही अलाउद्दीन जैसों के लिए मुट्ठी भर धूल। तत्कालीन रोमांचक आख्यानों का कथानक प्रायः बिखर जाता है, किंतु पद्मावत का कथा सुगठित है। पद्मावत में नगर वर्णन, षड्ऋतु वर्णन, 12 मासा, नक्सिक वर्णन केवल रूढ़ि पालन के लिए नहीं मिलता है। उसमें कवि की कल्पना सौहृदयता के सहारे मार्मिक और करुणा दृश्य विधान खड़ा करती है। पद्मावत में प्रकृति का प्रतीकात्मक उपयोग है, किंतु वह अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व भी रखती है। जायसी के नक्सिक वर्णन की विशेषता यह है कि वह मांसल होते हुए ही मनुष्य की पाश्विक वृत्ति को उत्तेजित नहीं करता है, बल्कि यह रहस्य और करुणा के लोक में हमें ले जाता है। पद्मावत की नागमती के विरह वर्णन का प्रसंग अत्यंत मार्मिक है। उसकी मार्मिकता का आधार है मध्यकालीन भारतीय नारी की व्यवस्था एक और नारी का विवश और पूर्ण आत्मसमर्पण, दूसरी ओर पुरुष द्वारा उसकी उपेक्षा। मार्मिकता का दूसरा कारण नागमती को लोक सामान्य भाव भूमि पर स्थित उसके विरह का चित्रण करना। वह रानी है, किंतु उसे
जिस रूप में प्रस्तुत किया गया है वह मध्यकालीन सामान्य वर्ग की नारी का रूप राजभवन में रहने वाली का नहीं है। प्रतीकात्मकता की बात पहले हो चुकी है। पद्मावत का रचनाकार अलौकिक कथा का वर्णन कहीं कहीं इस प्रकार करता है कि अलौकिक पर परोक्ष सत्ता का अर्थ सांकेतित हो जाता है। जैसे मानसरोधक खंड का यह वर्णन, सरवर तीर पद्मिनी आए कोपो छोरी केस मुस्काई। प्रथम दो पंक्तियों में रूप वर्णन है, किंतु तीसरी पंक्ति पद्मावती के लोकोत्तर सौंदर्य का आभास देती है। इसी प्रकार बौरोनियों का वर्णन है। पद्मिनी परम सत्ता का प्रतीक है। रतन सेन साधक का और राघव चेतन शैतान का कथा लौकिक धरातल पर चलने के साथ साथ लोकोत्तर अर्थ की भूमि पर भी चलती है। इसीलिए पद्मावत को प्रतीकात्मक काव्य कहा गया है, किंतु यह प्रतीकात्मकता सर्वत्र नहीं है, जिससे लौकिक कथा रस में व्याघात नहीं पहुंचता है। पद्मावत में हठ योग, कुंडलिनी योग, रसायन साधना का पर्याप्त प्रभाव है। वैष्णव निर्भीकता और अहिंसा का भी संदेश। हिंदू पौराणिक पात्रों का उल्लेख कहीं कहीं संस्कारी मानसिकता के अनुकूल नहीं है। इस्लाम के एक संप्रदाय की सूफी साधना तो उसकी रचना की प्रेरणा है। इस प्रकार पद्मावत मध्य देश की अनेक धार्मिक साधनाओं का रूप प्रस्तुत करता है। पद्मावत विशुद्ध अवधि में रचित काव्य, इसमें रामचरितमानस की भांति अनेक क्षेत्र की भाषाओं का मेल नहीं है। इसीलिए विशुद्ध अवधि का जो सहज और चलता रूप पद्मावत में मिलता है, मानस में नहीं है। इसमें तत्सम शब्दों का इस्तेमाल भी बहुत कम या कि नहीं के बराबर हुआ है। जायसी का प्रिय अलंकार हेतु प्रेक्षा है। पियऊं सो कहूं संधेरा, हे भवरास के हे काग, सो धनी बिरही जरी मुई, तही धुआं हम आग। जैसे कि अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णनों की विशेषता यह है कि वे वस्तु की अतिरंजना नहीं करते, अतिशयोक्तियों द्वारा भाव शक्ति का रूप खींचते हैं, इसलिए उसकी अतिशयोक्तियां भी मार्मिक होती है। मंजन 16वीं सदी के मंजन ने 1545 मधुमालती की रचना की है। ये जायसी के प्रवृत्ति थे। मधुमालती में नायक की अप्सराएं उड़ाकर मधुमालती के चित्रसारी में पहुंचा देती है। वह नायक नायिका को देखता उसे मनोहर और मधुमालती की प्रेम कथा की समानांतर प्रेमा और चंद्र ताराचंद की प्रेम कथा चलती है। इसमें प्रेम का बहुत उच्च आदर्श सामने रखा है। सूफी काव्यों में नायक की प्रायः दो पत्नियां होती है, किंतु उसे मनोहर अपने द्वारा उपयुक्त प्रेमा को बहन का संबंध स्थापित करता है। उसमें जन्म जन्मांतर के बीच प्रेम की अखंडता प्रकट की गई है। इस दृष्टि से इसमें भारतीय पुनर्जन्मवाद की बात कही गई है। इस्लाम पुनर्जन्म नहीं मानता है। लोक के वर्णन द्वारा अलौकिक सत्ता का संकेत सभी सूफी काव्यों के समान इसमें भी पाया जाता है। इसके अतिरिक्त सूफी काव्य परंपरा के अन्य उल्लेखनीय कवि और काव्य इस प्रकार है। उस्मान 1613 में चित्रावली की रचना की। शेख नबी ने 1619 में ज्ञान द्वीप नामक काव्य लिखा। कासिम शाह ने 1731 में हंस जवाहिर रचा। नूर मोहम्मद ने 1744 में इंद्रावती और 1764 में अनुराग बांसुरी लिखा। अनुराग बांसुरी में शरीर, जीवात्मा और मनोवृत्तियों को लेकर रूपक बांधा गया है। उन्होंने चौपाइयों के बीच दोहे न रखकर बरवे रखा है। आज के लिए यहीं तक। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे निर्गुण काव्य की विशेषता।